कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। वहीं पर हमारा एमसी किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और उधर से कोई बोलता है, बे कि यीशु तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। वहां हो रहे शोर शराबे के बारे में अपना एमसी बताता है, जिसकी वजह से वो कॉल नहीं उठा पाता है। बेक यीशु पूछता है, वैसे तुमने कॉल क्यों किया। तभी हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जो अपने मेन कैरेक्टर से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे अपने भाई को कॉल करने के लिए कोई वजह चाहिए। मतलब ये बंदा अपने मेन कैरेक्टर का भाई है। बेक योसु का भाई बोलता है, मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। बेक योसु अपना जवाब देता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ आज। उसका भाई चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मतलब बिजी हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें भूरे बालों वाले लड़के को दिखाया जाता है, जो सभी वर्कर्स को डांटते हुए बोलता है, ये सब क्या कर रहे हो, सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम लोगों से कहा था ऐसे मत डालो। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मिलिट्री वालों को मार कर छत की सीमेंट में दफन कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें यीशु का भाई चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता तुम आ रहे हो। बस अचानक से एक आवाज आती है। सभी लोग उस आवाज की तरफ देखते हैं कि उनके बंदे को किसी ने मार के फेंका है और वो आदमी बोलता है, तुम साउथ कोरियन लोग। और उस आदमी की आइडेंटिटी रिवील होती है, ये नॉर्थ कोरिया के टास्क फोर्स का एक मेंबर है और ये इसका 525वां टास्क है साउथ कोरिया में। इसका नाम ली यंगचुल है। बेक यूसु अपने भाई से बोलता है, ठीक है मैं बाद में आऊंगा। और वो उस लड़के को देखते हुए बोलता है कि कितना बुरा ये घाव है, नो सीखिए, पर सब कुछ ठीक है, ये ज्यादा गहरा नहीं है। ये बोलते हुए यीशु की आइडेंटिटी रिवील होती है, जो कि नॉर्थ कोरिया की स्पेशल टास्क फोर्स का यूनिट लीडर है। तभी यीशु बोलता है कि कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड। तभी बुरे बालों वाला लड़का बोलता है, इसे 30 सेकंड तो रुकना चाहिए। मतलब ये लोग इस मिलिट्री ऑफिसर के ऊपर सट्टा लगा रहे हैं कि कितनी देर ये टिकेगा इनकी लोगों की फाइट के आगे। इतना सुनते ही ली युंगचुल भड़क जाता है और अपने हाथ में लिए नाइफ से यीशु पर अटैक कर देता है, जिससे यीशु इजीली डॉज कर देता है और अपनी एल्बो से एक खतरनाक स्ट्राइक करता है, जिससे ली युंगचुल अभी संभला भी नहीं होता है। और इतने में यीशु अपना पंच थ्रो करता है उसके फेस पर, जिसकी वजह से वो वहीं पर ढेर हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यीशु अपने हाथों को साफ करते हुए बोलता है कि इस न्यूबी को ट्रीटमेंट की जरूरत है और ये सब साफ करो और मैं कहीं जा रहा हूँ। इतना बोलते ही यीशु यहाँ से जाने लगता है और कहता है, बस इसी वजह से मैं किसी को नहीं बताता कि मैं जीने के लिए क्या काम करता हूँ। अगर कोई पूछता है क्या करते हो तो मैं उन्हें अपनी लेबर जॉब के बारे में बताता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और यीशु एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहाँ का वेटर उसे रोकते हुए बोलता है, सर मुझे माफ करना, ये पैलेस पहले से ही बुक है। यीशु बताता है कि उसकी एक मीटिंग है। ये सुनते ही वेटर हंसने लगता है और इसके लिए माफी मांगता है। तभी वो बताता है कि सर आप इस तरह के कपड़े पहनकर हमारे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हैं, तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप यहाँ से जाएंगे। इतने में पीछे से आवाज आती है, हे ब्रो तुम वहाँ क्या कर रहे हो। ये यीशु का भाई था जिसने उसे आवाज दिया था। यीशु का भाई वेटर से पूछता है, कुछ गड़बड़ है क्या, सब कुछ ठीक है ना। यीशु वहाँ से जाने लगता है और अपने भाई को बताता है कि सब कुछ ठीक है और उसे भी वहाँ से चलने के लिए बोलता है। उसका भाई वेटर की तरफ देख कर उसकी तारीफ करता है कि उसने सेफ्टी का पहले ध्यान रखा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वही कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यीशु काम कर रहा था। सभी लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैनेजर ने उन्हें 3 महीने में सिर्फ एक ही बार पार्टी दिया है, ऊपर से इतना कम सामान। तभी वहाँ पर मैनेजर की एंट्री हो जाती है, जो अपनी कार से उतरता है, जिसे देखकर सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं और पूछते हैं, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तभी मैनेजर बताता है कि उसे ज्यादा काम नहीं था और वो पूछता है कि लीडर यीशु नहीं है। एक बंदा खड़ा होता है और वो बताता है कि वो किसी पर्सनल काम से बाहर गए हुए हैं। इतना सुनते ही मैनेजर अपने कोट में हाथ डाल के कुछ निकालने लगता है और बोलता है, शिट अब मेरी जॉब और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। वो लड़का कुछ समझ में नहीं पाता, तब तक उसके माथे पर एक गोली लग जाती है और मैनेजर बोलता है कि आज हम अपनी छोटी सी यूनिट को खत्म करने वाले हैं। तभी गाड़ियों में से सोल्जर्स निकलने लगते हैं और अपनी गन को आइम करते हैं। मैनेजर बोलता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि तुम सभी को ब्लैकआउट कर दिया जाए, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और वही रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पर बेक यीशु और उसका भाई आपस में बात कर रहे होते हैं। यीशु का भाई बोलता है कि हमें अब एक साथ काम करना चाहिए और तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं। यीशु जवाब देता है कि जनता की सुरक्षा के लिए। उसका भाई हंसते हुए बोलता है कि क्या आज के टाइम पर भी कुछ लोग जनता के बारे में सोच रहे हैं। तभी यीशु का फोन बजता है और वो उस फोन को उठाने के लिए बाथरूम में जाता है। उधर से आवाज आती है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। बेक यीशु बोलता है, हाँ मैं यीशु बोल रहा हूँ। तभी उधर से
से आवाज आती है कि लीडर, हम आपके बिना डिनर कर रहे थे। यीशु बोलता है, शियोन तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तभी हमें वही भूरे बालों वाले लड़के को दिखाया जाता है, यानी कि ये भूरे बालों वाला लड़का ही शियोन है। वो बताता है कि हमारे लिए ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि हम सभी को ब्लैक आउट कर दिया जाए। तभी उधर से आवाज आती है, हम सब मारे गए हैं। यीशु पूछता है, क्या तुम भी? मैंने पहले ही बोला था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। उस साले मैनेजर ने हम सभी को धोखा दिया है और वे जल्दी ही तुमको भी ढूंढ लेंगे। तभी कॉल कट जाती है और यीशु अपने फोन को देखने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और रेस्टोरेंट के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई मास्क मैन अंदर एंटर कर रहा होता है और वही वेटर उसे रोक के बोलता है, सर हमें माफ कीजिए, यहाँ कोई दूसरा अलाउ नहीं है। इतने में ही वो मास्क मैन अपनी फुल स्पीड के साथ एक ही स्ट्राइक में उस वेटर का काम तमाम कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, यीशु के भाई को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ी सी आवाज सुनते ही बोलता है, तुम आ गए। तभी वो सामने का नज़ारा देखकर चौंक जाता है कि उसके सामने 3 असासिन्स खड़े हैं, वो भी फुल तैयारी के साथ। यीशु भागते हुए आता है, तभी उसके सामने वही असासिन्स का ग्रुप आ जाता है, जिसे देखकर यीशु पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। असासिन्स कोई जवाब नहीं देते और वो बोलते हैं कि टारगेट लॉक हो चुका है, ये बेक यीशु। तभी उसमें से एक बंदा यीशु की तरफ फुल स्पीड के साथ एक स्ट्राइक करता है, जिसे यीशु अपने हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ से एक पावरफुल स्ट्राइक मार के अपने वही हाथ से वो उसका नाइफ छीन लेता है और उसी के वेपन से उसके ऊपर बहुत सारे स्लैश मार देता है, जिसे देखकर पीछे वाला असासिन उसकी तरफ बढ़ता है। यीशु अपनी स्पीड के साथ उस असासिन की तरफ बढ़ के उसे टैकल करके गिरा देता है और उसे भी मार देता है। उसकी डेडली आइज को देखकर असासिन्स भी डर जाते हैं। तभी यीशु खड़ा होता है और अपनी जैकेट उतार देता है और एक डेडली मूव के साथ कहता है कि आ जाओ। तभी सारे असासिन्स उसकी तरफ एक साथ बढ़ते हैं। एक का नाइफ उसके नाइफ से टकराता है। इतने में यीशु अपने नाइफ से उसके नाइफ को रिफ्लेक्ट करता है और उसके ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करता है और दूसरे असासिन की तरफ बढ़ता है। इतने में ही एक असासिन उसके ऊपर अपने नाइफ से अटैक करता है और उसके आर्म पर एक घाव दे देता है। सभी असासिन्स मिलकर उसे घेर लेते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और उसी मैनेजर को दिखाया जाता है। मैनेजर का एक आदमी आके उसे बताता है कि यहाँ पर हमने सब कुछ संभाल लिया है। मैनेजर उससे यीशु के बारे में पूछता है। वो बंदा उसे बताता है कि हमने एक स्पेशल टीम को यीशु के लिए भेजा है, जो अभी थोड़ी देर में हमें इन्फॉर्म करेगी। मैनेजर ये सुन के रिप्लाई करता है कि सिर्फ एक ये काफ़ी नहीं होंगे, एक और भेजो। तभी सीन शिफ्ट होता है और यीशु को दिखाया जाता है, जिसने सभी असासिन्स को मार दिया और एक डेडली मूव के साथ खड़ा हुआ है। पीछे मैनेजर का वॉइस ओवर चल रहा होता है कि उसके साथ जितने भी लोग हैं सभी को मार दो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यीशु के भाई को दिखाया जाता है, जिसका चश्मा जमीन पर पड़ा होता है और वो डेडली लुक के साथ कहता है, मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। तभी हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि यीशु के भाई ने असासिन्स को मार के उनकी गर्दन पर चाकू रखा है और उसको भी मार देता है और वो कहता है, तुम सालों कैसी हिम्मत हुई हम दोनों भाइयों के बीच में आने की।